नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज दिल्ली का मौसम भी काफ़ी सुहाना मौसम है। हल्की सी बरसात, बूंदाबांदी और उसके साथ साथ जो है अभी भी हो रही है ना सर? हाँ, अभी बिल्कुल चालू है। और कुछ जगहों में बहुत तेज़ हवा भी चली है। बहुत सारे घर के छतें छतें तो नहीं उड़ी, लेकिन छतों में छप्पर जो थे, खासकर जो खाली पानी की टंकी थी, वो उसका नुकसान हो रहा है। साथ ही जो है उस तरह के छप्पर वगैरह थे, उनके भी उड़ने के, झुग्गी झोपड़ी एरिया में उड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जो हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों को नुकसानदायक भी है, और खासकर युवा वर्ग है वो इससे बड़ा खुश भी है। आप क्या महसूस कर रही हैं? तो सर बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रही हूँ, क्योंकि आज का मौसम देख रहे हो ना, इतना सुहाना कर रखा है। पहले जितनी बारिश है, ऊपर हम सक्षम की जो छत है उस पर हम लाइव दे रहे हैं। मुझे तो डर भी लग रहा है कि वो उस पर जो एस्बेस्टर रखा हुआ है टंकी के ऊपर, कि हमारे ऊपर ही ना आ जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी ये भड़बड़ की आवाज़ें और ये हवा की आवाज़ें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हवा का प्रकोप है, जो लगातार वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और मौसम काफ़ी सुहाना लग रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। तो मौसम तो काफी सुहाना है। मैं अपना इंट्रोड्यूस तो कराना ही भूल गई। सर ने आपने नहीं कराना मेरा इंट्रोड्यूस। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा परिचय अपने आप बोल देंगे, लेकिन माइक मत पकड़िए, माइक में पकड़ लेता हूँ। आप ऐसे ही बोल दीजिए। मैं राधिका हूँ। आप सब तो जानते ही हो ना मुझे। एवरी फ्राइडे नहीं तो मैं होती हूँ, नहीं तो ऐसा दी होती है सक्षम से। और ये हमारे सक्षम के डायरेक्टर हैं मिस्टर संतलाल जी, जिनको मैं सर जी बोलती रहती हूँ ना सर जी। जो कि अभी भी मैं सर जी बोल रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज है ना? नहीं, एजुकेशन ही है, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि आज का टॉपिक हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मैंने बोला, पहले तो मैं मना कर रही थी, लेकिन खुद ही नकार गए कि नहीं, अब एजुकेशन पे ही बोलेंगे। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है। बिल्कुल। तो एजुकेशन से बोलने से पहले जो है, चूंकि सबसे बड़ी शिक्षा वो है जो शिक्षा जो है हमें हमारी ज़िंदगी को बचा सके। और इस समय की जो शिक्षा है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि वर्तमान की शिक्षा हमारी ज़िंदगी को बचाना है। और ज़िंदगी तो तब सेफ है जब हम मास्क के साथ में बाहर निकल रहे हैं। हमें 2 गज की दूरी भी बनाना है, मास्क भी लगाना है, और इस शिक्षा का ज़रूर अनुसरण करना है। यानी कि हम हैं तो सब है, अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मास्क कितना ज़रूरी है ये अच्छी तरह आप समझ रहे हैं। सरकार की भी गाइडलाइंस बार बार आ रही है, आपके राह चलते हुए पुलिस वाले भी आपको समझा रहे हैं। और एक मिनी लॉकडाउन के रूप में भी दिल्ली में घोषणा एक तरह से हो गई है। तो मुझे लगता है कि पूर्ण लॉकडाउन की ओर से अगर हमें बचना है तो इन एहतियातों को बरतना होगा। हमें कोशिश करना होगा कि हम इतनी तादाद में मास्क लगाएं। घर से एक कदम निकलने से पहले हमारे पास मास्क हमारा लगा होना चाहिए। और अगर हम घर से निकलने से पहले मास्क लगाएंगे तो बीमारी हमारे घर तक नहीं आएगी, बल्कि बीमारी से हम लोग कोसों दूर हो सकते हैं। और जैसे जैसे बीमारी का स्तर कम होगा, यानी कि ये जो एक कड़ी है जो जुड़ती हुई चली जा रही है युवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में, तो वो कड़ियाँ टूटेंगी। और जब वो कड़ी टूटेगी तो निश्चित है मानव जीवन स्वस्थ होगा। और स्वस्थ मानव जीवन के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन यदि मानव जीवन खतरे में आएगा, यानी हम सब खतरे में आएंगे, तो निश्चित है कि लॉकडाउन की व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। सरकार कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, वो मानव हित के लिए ही है। और वो सबसे पहला काम है उसका मानव हित में काम करना, और वो उस रूप में देख भी रही है। तो मुझे लगता है कि हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए, और मास्क के साथ साथ जो सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। कंटिन्यू सैनिटाइजर अपने हाथों को करते रहना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर हैं और अपने घर जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हाथ पाँव को साबुन से धोए, ताकि जो हमारे अंदर जो जर्म्स हैं, जो हाथों में हैं, पैरों में जो बाहर से आ जाते हैं, वो डायरेक्ट घर में ना जाए। पूरे फुल बाजू के कपड़े पहन के जाएं, क्योंकि जर्म्स कहीं भी आ सकते हैं। वैसे हम फुल बाजू के कपड़े पहने रहेंगे तो उसमें जर्म्स का आना कम वो है।
ठीक है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें जो है शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा ये है, सबसे पहले हमारी शिक्षा का उपयोग स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं के उद्योग के लिए या स्वयं की व्यवस्था के लिए, और शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है। अवधारणा बहुत पुरानी होती चली जा रही है। मुझे लगता है शिक्षा मानव जीवन को और डेवलप करने के लिए होती है, मानव जीवन को जीने की जो कला है उसमें बदलाव के लिए होती है। शिक्षा जो है एक पूरे कल्चर के बदलाव के साथ में एक व्यवस्था, एक नई व्यवस्था लाने की दिशा के लिए होती है, और यह शिक्षा इसीलिए हमारे लिए जरूरी है। और दोस्तों, आज जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि सारे स्कूल बंद है, कॉलेज बंद होने की स्थिति में है, और इस दिशा में क्या हम अपने बच्चों के साथ में कैसे शिक्षा दे सकते हैं, ये इस समय वर्तमान में चुनौती है। कारण है, इसके पीछे का रीजन रहा है, क्योंकि बहुत पहले ये व्यवस्थाएं बहुत पहले थी, और ये व्यवस्था बहुत पहले ऐसे थी कि घर में कभी शिक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं था। पहले सीधे गुरुकुल में भेजा जाता था, और बच्चे वहीं रहना है, वहीं जीना है, वहीं खाना है, वहीं पीना है, पूरी तरह पढ़ लिख करके बन करके फिर इसके बाद आएंगे। ये तो पहले की शिक्षा थी जो सामने आ रही थी। वर्तमान में जो शिक्षा आई, धीरे धीरे करके बदलाव आता गया, फिर शिक्षण केंद्र बन गए। बहुत सारी अब इस समय जो है प्राथमिक विद्यालय है, प्ले स्कूल हैं, बहुत सारे एजुकेशन सेंटर इस तरह पे बने हुए हैं। लेकिन इस समय सारी शिक्षा के एजुकेशन सेंटर वो ध्वस्त हैं, सब बेकार हैं। अब इस कड़ी में हमें क्या करना चाहिए? इस कड़ी में हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं? इस कड़ी में, इस घड़ी में, यानी कि इस समय की जो वर्तमान व्यवस्था है, जिस पूरी व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था चरमराई हुई है, इसके पीछे का कारण हम हैं। कारण ये है कि हम पूरी तरह स्कूलों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। हम पूरी तरह, हमारे बच्चे स्कूलों के ऊपर निर्भर हैं, हम स्कूलों के ऊपर निर्भर हैं। हम अपने बच्चों के साथ में कभी बैठने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमें उनको पढ़ाने का टाइम नहीं है, उनके सब्जेक्ट उठा के देखने का टाइम नहीं है, उनका सब्जेक्ट हमें पढ़ने का टाइम नहीं। इतना ही नहीं, हमने तो बहुत सारे परिवारों के साथ में बात किया, और उनके से कि आपके बच्चे के कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे के कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें चल रहा है। हाँ सर जी, ये बात तो सही बोल रहे हो आप, क्योंकि मैंने भी आज की हम ले लेते हैं कि हमारी ना मीटिंग चल रही थी। तो मीटिंग महिला ग्रुप की हो रही थी, जिसमें मैं आयशा दी, काफ़ी सारे ऑफिस के स्टाफ भी थे। तो उनमें पूछा गया कि बच्चों के पेरेंट्स से कि आपके जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या पढ़ते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में। तो एक के पेरेंट्स ने बोला कि हमारा बच्चा 6वीं में है, लेकिन हमें नहीं पता मैडम जी पढ़ता है नहीं पढ़ता है, कॉपी किताब कहाँ उसकी रहती है। बस हम उनसे ये बोला गया कि आपका बच्चा है, आपको नहीं पता होगा तो फिर किसको पता हो। स्कूल जाता है नहीं जाता, ठीक है, अभी तो लॉकडाउन है, कोरोना काल है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और लेकिन घर पे भी नहीं पढ़ रहे। ये तो सही बात नहीं है ना, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा बच्चों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो व्यवस्था है, हम इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमें, चूंकि हम पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। हमारी पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं एक दूसरे पे निर्भर हो गई है। शायद इसीलिए आज हमें बच्चों के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी नहीं है, उनके ग्रोथ के बारे में जानकारी नहीं है। और ये एक अच्छा मौका भी है। कहते हैं मुसीबतें तो आती हैं, और उस प्रॉब्लम में अवसर ढूंढना वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ये तो वक्त है कि हम अपने बच्चे का ग्रोथ देख लें कि वाकई हमारा बच्चा किस ग्रोथ में है। यही एक ऐसा वक्त है जब हम बच्चे के साथ में फुल टाइम बिता सकते हैं। बात मुझे याद आ रही है, अभी जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो मुझे किसी बच्चे ने बताया कि लाइक 2 फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे एक ने बताया कि तेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, तो उसने बोला कि मैं तो क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन तू बता। तो उसने बोला कि मैं एक बात बताती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती तो हूँ, पता है कैसे, वीडियो ऑफ कर देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ, मैं तो चली जाती हूँ। मम्मी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मम्मी ड्यूटी गई होती है, और फिर मैम को बोल रही है तो बस बोलती रहती है। हम तो एंजॉय करके भी आ जाते हैं। जब क्लास खत्म होने वाली होती है उसी टाइम पे आ जाते हैं, शक्ल दिखा देते हैं, अटेंडेंस लग जाती है, बस बोल देते हैं हाँ जी हाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नुकसान। तो मैं चर्चा कर रहा था कि यही एक वक्त, ऐसा वक्त है जब हम अपने बच्चे की ग्रोथ देख सकते हैं। और एक और भी बात है, जैसा आपने बताया, एक और भी मैंने इसमें अजीब सा देखा है, बल्कि सुना है कि आजकल पेरेंट्स बड़े होशियार हो गए हैं, और इतने पेरेंट्स होशियार हो गए हैं। मैंने 8-10 पेरेंट्स से बात किया कि आप ऑनलाइन व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, आपके पास तो अच्छा खासा मोबाइल भी है, आपके पास टैब भी है। कुछ पेरेंट्स ऐसे मिले जिनके पास लैपटॉप भी मिले हैं, 1-2 पेरेंट्स ऐसे मिले मुझे। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं कि आप कैसी व्यवस्था, कैसे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, आपको उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा हमारा
पढ़ रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि जो वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर कौन दे रहा है? पेरेंट्स दे रहे हैं। तो एक्चुअल बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा, वर्तमान में पेरेंट्स पढ़ रहे हैं और बच्चे का तो नाम है। तो मुझे लगता है उसका ग्रोथ और कम करने में हमारे अपने लोगों का हाथ है। और याद रखिएगा, मैं उन पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूं कि जब वो बच्चा समझदार हो जाएगा, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वह बातें उसे भूलने वाली बातें नहीं है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और कुछ करने लायक अगर नहीं बन पाया, तब वो आपको ही दोषी ठहराएगा और वो कहेगा कि मेरे पढ़ाई के वक्त मुझे पढ़ाई नहीं करवाया जाता था, लेकिन मेरी मम्मी या मेरे डैडी या मेरी बहन या मेरा भाई जो है उन सवालों का जवाब देता था, या मेरा ये लोग जो है उन सवालों को लेके आए। और ये बहुत नुकसानदायक है। तो मुझे लगता है आज की एजुकेशन पे अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ज्वलंत एक मुद्दा है और लगभग बहुत सारे परिवारों में ऐसा मिल रहा है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसके पेरेंट्स जो है उसका आंसर कर रहे हैं, बल्कि बच्चा तो खेल रहा है और पेरेंट्स जो है मोबाइल या लैपटॉप ऑन करके बैठे हुए हैं, वीडियो ऑफ किया हुआ है। ये बहुत नुकसानदायक है कि वो कैसे बच्चे के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चाहूंगी ये जब वो है ना, एक मेरे रिलेशन में आती है दीदी लगती है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो मैंने एक दिन बोला कि दी आपके लड़के का तो ऑनलाइन वो क्लासेस चल रही होंगी। उस समय ना सर जी पेपर हो रहे थे, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। उन्होंने बोला कि हाँ राधिका पेपर तो चल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, ये घर पे बैठता है तो उसके पेपर मैं ही करके देती हूँ। तो मैंने कहा वो थर्ड क्लास में, आप थर्ड क्लास की पेपर क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने भी एडमिशन करा रखा है क्या तीसरी क्लास में बच्चे के साथ साथ? कि नहीं वो करता नहीं, तो सोचा मैं ही कर दूँ, बच्चे का रिजल्ट कुछ तो आए। मैं कहा उसको उसके दिमाग में नॉलेज नहीं पड़ेगी, वो तो आपके पास सब कुछ आ रहा है ना। बच्चा तो खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। मैंने उनको यही बोला कि आप उसको कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसकी हेल्प कर दो, बाकी आप पूरा क्वेश्चन उसका क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि ज़्यादा मत बोल, ठीक है जब तेरे बच्चे होंगे ना, जब बताऊंगी। तो मैंने तो आप समझ सकती हैं राधिका जी कि आज की इस तरह की एजुकेशन पे जिस तरह पेरेंट्स जो है वो भी अंकों के पीछे दौड़ रहे हैं, टीचर वो भी अंकों के पीछे दौड़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी अंकों के पीछे ही दौड़ रही है, और ये अंकों की लड़ाई कहीं ना कहीं बाल भविष्य को बर्बाद करने जा रही है। इसलिए हमें एजुकेशन को फोकस करना पड़ेगा और एक बेहतर एजुकेशन के लिए बेहतर सोच पैदा करनी पड़ेगी, और बेहतर सोच के साथ में बेहतर पार्टिसिपेशन को लाना होगा। अगर बेहतर सोच बेहतर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो मुश्किल होगा कि वो खुद ना करके बच्चों से करवाए। उनका होमवर्क हो गया, एग्जाम हो गया, प्रैक्टिकल हो गए, क्योंकि वो बच्चों के साथ वो खुद ही करने लग जाते हैं। बच्चा नहीं करता, पेरेंट्स ही करने लगते हैं। पहले तो उनकी जो थिंकिंग है ना वो उनको चेंज करनी पड़ेगी। और वो जमाना, वो समय मुझे याद है कि वो समय कैसे बीतता था जब बच्चा स्कूल के लिए तड़पड़ाया करता था और स्कूल जाने के लिए एकदम व्यथा थी। जिस गांव में स्कूल नहीं थे, और राधिका जी उस गांव में मैं तो गया हूं, देखा हूं, और उस समय एक गाना एक आदिवासी लड़की ने लिखा था, और वो गाना अम्मा पढ़ने को जान दे लौट के चरइयों बकरिया। और आज का बच्चा जो है जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। तो एक तो ये होता है कि लौट के चरइयों बकरिया, इस तरह का गाना था। आज की डेट में बेटा तू खेल ले, मैं तुम्हारा पेपर मैं दे रही हूँ, जबकि पहले क्या था कि अम्मा पढ़ने का यानी वो उसकी अलग थी, और कहीं ना कहीं आज ये डाउन हो रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों इस तरह की चीज़ों को हमें बदलना होगा, हमें बेहतर पार्टिसिपेशन की ओर जाना होगा, बेहतर माँ बाप बन के दिखाना होगा। एक अच्छा वक्त है कि अपने बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सकते हैं, बच्चे के ग्रोथ को समझ सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन शैक्षणिक क्षमता को समझ सकते हैं, बच्चों की उभरती हुई प्रतिभा को समझ सकते हैं, बच्चों के अंदर पनप रहा वैज्ञानिक जो उसके अंदर छुपा हुआ बैठा है विज्ञान, उसको भी आप समझ सकते हैं, और उसी समझदारी के साथ में बच्चे का उज्जवल भविष्य भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत में काम करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ जो है हमें खुद के लिए जो है आत्मनिर्भर बनना होगा, और एक आत्मनिर्भर सोच पैदा करनी पड़ेगी, और वो सोच बच्चों तक लानी पड़ेगी। शायद तभी हमारा यह देश इस तरह की कठिन परिस्थितियों से चुनौती को चुनौती देते हुए आगे बढ़ेगा आगे, और हमारा बच्चा भी पढ़ेगा। और 2 दिन की बात है, आप जितना जल्दी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप इस लॉकडाउन पे इसका पालन करें, बच्चों को ज़्यादा घर से बाहर मत निकलने दें, आप भी बिना मास्क लगाए या बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर मत निकलें, घर में ही रहें, घर में ही समय दें, सुरक्षित रहें। और साथ ही अगर आपकी उम्र 45 के प्लस हो रही है तो आप प्लीज़
टीकाकरण, वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं भी वैक्सीन लगवाया हूं और मैं लगवाने के बाद आज भी बिल्कुल स्वस्थ हूं। और आपने भी वैक्सीन लगवाई है, आपको क्या हुआ, कोई साइड इफेक्ट नजर आया? नहीं, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट न, इससे मैं कुछ भी मतलब बोलते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग अंधड़न कहानियां बना रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे टीका लगाए हुए ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए हैं, तो अभी तक मैं ठीक हूँ। यहाँ पे मैं कुछ बोलूँगी कि जब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी ना सर जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फ्रेंड ने बोला था कि पता है तुझे एक लड़की को ना टीका लगा था, मतलब वो कोरोना का, और 2 दिन बाद वो मर गई। तो मैंने उसको बोला ओ मत बोल, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो कह रही मैं कहा चल पागल, मेरे को सच में हाथ में दर्द हो रहा है। मैंने कहा हाँ तू बोला ना लड़की मर गई है तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा, कहीं मैं भी ना मर जाऊं। तो मैंने भी इस तरह उसको बोला। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस तरह की अफवाहों से बिल्कुल सावधान रहें और आप जरूर टीका लगाएं। मैंने भी टीका लगवाया, लगवाने के बाद मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हाँ, हल्का सा क्योंकि हर टीकाकरण का जब आपके बच्चे को टीका खसरे का लगता है तब भी एक तो हल्का सा फीवर आता है, तो हल्का सा थोड़ा सा किसी लोगों का, कुछ लोगों को वो भी नहीं आता, जो पूर्णतः स्वस्थ है उनको शायद कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की चीजें भी नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप टीकाकरण जरूर लगाइए। बाकी तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा पेन होता है और उसको वो नॉर्मल हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो मुझे लगता है कि सभी इस अभियान से जुड़ें और इस तरह की महामारी में सबको सुरक्षित रखें। एजुकेशन के बारे में जो आज हम लोगों ने चर्चा की है, जो चुनौतियां हैं जो आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखी थी, आप इसको बार बार सुने, बार बार समझें और याद रखें कि बाल भविष्य में मजाक मत करें। बाल भविष्य निर्माण में मजाक मत करें, क्योंकि आपका मजाक एक बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। इसलिए दोस्तों आप सुरक्षित रहें। आप आज के इस कार्यक्रम के लिए अगर आप किसी प्रकार का सुझाव या कमेंट्स हमें करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी है हाँ saksham.del1@gmail.com। ये थोड़ा सा सुधार आ गया है मुझ में भी। तो सक्षम SAKSHAM.DEL1@gmail.com हमारी मेल आईडी है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है और हमारा कांटेक्ट नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं किसी प्रकार के अपने सुझाव को लेकर के या हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। सर जी आप इतना लंबा मत बोलो फोन नंबर, क्योंकि लोग ना भूल जाएंगे। तो मैं बता देती हूँ 9311124880। कहते हैं आजकल शॉर्टकट का जमाना है तो जरूर, तो 9311124880। आप हमारे सक्षम के काम को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं www.sakshamsociety.org। आप जाकर के इसमें देख सकते हैं। दोस्तों हम इस लाइव को बेहतर बनाने का हमारा लगातार प्रयास रहा है। दोस्तों का, लोगों का सुझाव लगातार हम लोग रहे हैं। मैं आज के इस कैमरा वुमेन आयशा जी का धन्यवाद करूंगा कि आप लगातार जो है इसके लिए हैं, और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद और आभार। तो थैंक यू आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।